चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और वहीं रिया चक्रवर्ती रविवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी। एनसीबी के अधिकारी मोथा अशोक जैन ने यह बताया है कि रिया और शोभिक का सामना दीपेश से करवाया जाएगा और इससे पहले एस्पेलेट कोर्ट ने ड्रग पेडलर खजान इब्राहिम, शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर फैसला सुनाया है। शोभिक और सैमुअल को 4 दिन की एनसीबी कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया है। केस के तीसरे अभियुक्त खजान इब्राहिम को कोर्ट से जमानत मिल गई है और खजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कोर्ट ने 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया है और वहीं कोर्ट द्वारा ड्रग्स पेडलर खजान इब्राहिम को जमानत मिल गई है। इसे हाल ही में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और इस कड़ी में खजान के वकील अश्विनी ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीबी की तरफ से प्राइमरीली उनकी आर्ग्यूमेंट्स ये थी कि जो खजान इब्राहिम है वो भी एक बड़े नेटवर्क में एक कड़ी है जो हाई सोसाइटी में ड्रग्स सप्लाई करते हैं और ये मेन उनके एलिगेशंस थे। दैट्स अबाउट इट। तो कोई मटेरियल उनके पास से जो रिकवर नहीं हुआ है। सेकेंडली अगर वो कह रहे हैं कि ये पूरे नेटवर्क में कोई कड़ी है तो उसके लिए भी सपोर्टिंग कोई उन्होंने मटेरियल साबित नहीं किया है या सामने लाया है। साबित तो बाद में होते रहता है बट सामने लाया है। यही हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स थे कि जो कोई भी ऑफेंसेस वो कह रहे हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस है। उनकी पनिशमेंट 1 साल से ऊपर नहीं है। तो कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट्स है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि मुंबई क्या शिवसेना का खानदानी प्रदेश है, क्या उनके पिता का प्रदेश है? मुंबई भारत का हिस्सा है, कोई भी वहां पर जा सकता है। जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आप किसी को सच बोलने से रोक नहीं सकते। रौनक के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है वो, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया है कि 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा और उन्होंने कहा है कि ट्रेनों के संबंध में अधिसूचना कुछ दिनों में अब जारी कर दी जाएगी। और उन्होंने यह भी बताया है कि 80 नई विशेष ट्रेनें या फिर 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी और इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा और ये ट्रेनें पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। और यादव ने यह कहा है कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की वोटबंदी कर दी है जिससे इनके दिमाग की खिड़कियों की नाकेबंदी हो गई है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। देखो, एक बात मुझे दिखता है कि जनता ने इनकी पार्टी की वोटबंदी कर दी है। अब इनकी पार्टी की वोटबंदी का नतीजा है कि इनके दिमाग की खिड़कियों की नाकेबंदी हो गई है। अब इस वोटबंदी ने अगर इनके दिमाग की खिड़कियों की नाकेबंदी की है तो इसी तरह के उलूल जुलूल, इसी तरह की नकारात्मक सोच भरी रहेगी। अब उसके लिए तो कोई इनको दिमाग उधार तो देगा नहीं, इनको तो खुद ही सोचना होगा। और इसीलिए जो है वो जनता ने इनको पहले बाय बाय कर दिया। अब इनके पार्टी के नेता हाय हाय आजी
उड़ीसा बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था का तो ख्याल रखा ही है, साथ में आपदा को अवसर में बदलने का काम भी किया है। नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उपयुक्त समय पर कड़े फैसले लिए हैं और कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने में जहां शक्तिशाली राष्ट्र असहाय महसूस कर रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने लॉकडाउन लागू करने का निर्णायक फैसला लिया ताकि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि 130 करोड़ लोगों का जीवन किसी भी सूरत में बचाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से नौकरियों और निजीकरण के मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह कहा है कि मोदी सरकार की सोच न्यूनतम सरकार अधिकतम निजीकरण की है। उन्होंने यह कहा है कि कोविड तो बस एक बहाना है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली गायब और सुरक्षा गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा दूं। कुछ कहते हैं सेकेंड वेव नहीं है, पर ये टेक्निकल बातों को अगर हम साइड में रख दें तो पिछले कुछ दिनों में मैंने सारी डेटा का, सारी परिस्थितियों का, सारी तैयारियों का जायजा लिया है और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और मैं पिछले 4-5 महीने में जब से कोरोना की महामारी फैली है, मैं समय समय पे आपके सामने आके सारी स्थिति पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखता हूं। जून के महीने में जब स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा अब खत्म हो गया है और अब वो तेहरान के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन विपक्षी नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है और शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री भी चीन के रक्षा मंत्री से मिले हैं, लेकिन बातचीत तो हर रोज हो रही है और वो बेनतीजा क्यों रह रही है। उन्होंने कहा है कि कब पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाकर के चीन से बात करेंगे। बाकायदा हमने कहा है, आपने विदेश मंत्री स्तर की वार्तालाप की चीन के साथ, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल साहब ने 2 बार चीन से वार्तालाप की, उसके बाद यूएमसीसी यानी राजदूत स्तर की 4 बार आपने वार्तालाप की। चीन में भारत के राजदूत ने 2 बार हाई लेवल वार्तालाप की। उसके बाद अब 5 बार कोर कमांडर लेवल वार्तालाप की और कल रात को हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से वार्तालाप की। भैया, बातचीत तो आप हर रोज कर रहे हो, पर वो बातचीत है क्या और उस बातचीत का नतीजा क्या है? और मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले सितंबर के अंत तक 65 लाख के आंकड़े को छू सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सितंबर तक संक्रमण की कुल संख्या 55 लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैं गलत हूं। भारत 20 सितंबर तक ही इस संख्या तक पहुंच जाएगा। सितंबर तक ये आंकड़ा 65 लाख को छू सकता है और उन्होंने कहा है कि एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा रहा है वो भारत प्रतीत हो रहा है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिनों में कोरोना वायरस को हरा देंगे। उन्हें अब ये बताना चाहिए कि जब दूसरे देश सफल हुए हैं तो भारत असफल क्यों हो गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर वर्चुअल सेरेमनी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 47 विजेताओं में से 18 महिला शिक्षक हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने शिक्षकों को संबोधित किया है और कहा है कि कोविड-19 के कारण स्कूलों और कॉलेजों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर ये कोविड-19 की वजह से प्रभावित हैं और इस हालात में डिजिटल टेक्नोलॉजी अहम भूमिका जो है वो निभा रही है और ये महत्वपूर्ण है कि आप सब शिक्षक डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर के हमारी कुशलता को अपग्रेड करें और इससे ऑनलाइन शिक्षण ज्यादा प्रभावी हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में टेस्टिंग लगभग दोगुना हो गई है। कल 37,000 टेस्ट हुए और पॉजिटिविटी रेट बढ़ नहीं रहा है। राष्ट्रीय औसत 7.5% के करीब है और हमारा 8% के करीब है। दिल्ली में मृत्यु दर 0.5% है। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, दिल्ली के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने टेस्टिंग लगभग डबल कर दी है। पहले 15, 16, 17 हज़ार हो रही थी, कल 37,000 हुई है, आज उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो टेस्टिंग डबल से ज़्यादा कर दी है। पॉजिटिविटी रेट हमारा बढ़ नहीं रहा है। जो नेशनल एवरेज है 7.5% के करीब है, तो हमारा भी 8% के आसपास है, नेशनल एवरेज के आसपास है। जो एक टाइम पर दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 40% भी था, फिर 30% भी था। अभी इस टाइम जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8% है। और जो डेथ रेशो है, जो डेथ हो रही है, वो लगभग समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जनता के मुद्दों से मुंह चुराने वाली सरकार है। लोग सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मोदी सरकार को डर है कि उनके सांसद उनके खिलाफ ना हो जाए। मुद्दों से मुंह चुराने वाली मोदी सरकार लगातार मन की बात करती है। अब सदन में भी जो विपक्ष या जो भी जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बन के सरकार को आईना दिखाता था, अब उसका भी अधिकार मोदी जी ने छीन लिया है कि अब वो प्रश्नकाल नहीं होगा। आखिर प्रश्नकाल नहीं होगा, सरकार तो तानाशाह हो जाएगी। सरकार को कौन आईना दिखाएगा? और शायद डर रहे होंगे मोदी जी कि उन्हीं के सांसद देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था, बाकी बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार को ही ना घेर लें। इसलिए उत्तर प्रदेश की तरह जैसे योगी जी के विधायक उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं या सवाल कर देते हैं, मोदी जी भी डर गए हैं कि हरिद्वार के जूना अखाड़े में प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। शुक्रवार को हुई सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर के अब किसी तरह की रुकावट नहीं रह गई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने माया देवी मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की और इस दौरान साधु संतों ने भी मंत्री मदन कौशिक का स्वागत किया। मदन कौशिक ने बताया कि जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज लंबे समय से मंदिर को विशाल और भव्य रूप दिए जाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और कई विभागों की आपत्ति के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रख करके इसको पास कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर हमारा बन गया था। कल निर्णय लिया, पूज्य हरिगिरी जी ने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प था कि भगवती का जो मंदिर है, बुढ़ जी है और भैरव जी की, वो कम से कम उत्तर भारत में और इस प्रकार रुचि बनाई जाए कि आसपास कोई मंदिर इस रूप में प्रेरणा के रूप में रहे। जब इसको प्राधिकरण में गए तो प्राधिकरण में उन्होंने कहा कि ये इतनी ऊंचाई का मंदिर नहीं बनाया जा सकता 5 वर्ष के बाद, तब इसके लिए एक विकल्प बचता है कैबिनेट। तो कल इसको कैबिनेट में लेकर गए। कैबिनेट में माँ भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से और पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी की प्रेरणा स्वरूप एक मत से सबने इसको पास किया। सारे मेरे पूजनी, इन सबका गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद, जहाँ पे माना वही गुरु समाना, इसलिए इन सबका और तमाम निश्चित है। और मदन भाई के इच्छा के अनुकूल जैसे इनसे मेरी वार्तालाप हुई दक्षिण की शैली में, ये अपने आप में रहेगा। ये सारी पार्कें रहेंगे, सारे मैदान रहेंगे। एक अच्छा सुंदर हरिद्वार को कैसे होगा, इनसे राय बात लेकर आगे हम लोग तमाम जूना अखाड़े का सबको विश्वास इनके साथ है। ठीक। तो आज तो सिर्फ मेरे को इनको आभार व्यक्त करना है।
देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और वहीं रायपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कोरोना से एक एएसआई की मौत भी हो गई है। बता दें कि एएसआई उत्तरा कुमार नेताम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो रायपुर के कबीर नगर थाने में पदस्थ थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग यानी कि ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग अब जारी की है। भारत में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल रहे और राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप पर आंध्र प्रदेश। आखिरी बार ये रैंकिंग जुलाई 2018 में जारी की गई थी, तब भी शीर्ष पर आंध्र प्रदेश था और वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इससे पहले 2018 में दूसरे और तीसरे स्थान पर तेलंगाना और हरियाणा थे। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से निपटने पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी और भ्रष्टाचार पर वहां पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और मामला सतना के मझगवां तहसील के पिंडरा ग्राम पंचायत का है, जहां के कराए गए करोड़ों रुपए का निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार वहां पर नजर आया है और अधिकांश कार्यों में सचिव ने स्वीकृति राशि से अधिक राशि निकाली है, तो वहीं आधे अधूरे कराए गए निर्माण कार्य गुणवत्ता और मानक विहीन है। ये कोई भी गुणवान है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। आप जांच के लिए तैयार हैं? जब कोई भ्रष्टाचार नहीं तो कौन से। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन की बाउंड्री का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। 1,20,000 रुपए आपने निकाल दिए हैं, क्यों? नहीं, वो तो काम प्रगतिरत है और पूरा मटेरियल रखा है। नहीं रखा है, पूरा मटेरियल रखा है, क्योंकि ग्रामीणों वहाँ के कुछ लोगों ने काम नहीं होने दिया और गाली गलौज और वो पैसा मटेरियल है ना, मटेरियल पैसा निकला तो मटेरियल है। अच्छा, दूसरा आपने किचन सेट की जो संपूर्ण राशि निकाल दी गई है, छत नहीं डाला आपने। किचन सेट आप देख लीजिए। अच्छा, बहुत सारे आपके ऊपर आरोप हैं। अभी हम लोग बस्ती में गए थे, हरिजन बस्ती में, वहाँ आपके द्वारा रोड बनवाई गई, सीसी सड़क, वो उखड़ गई है, झाड़ू लगाने लायक है। वो क्या है कि जब रोड बनती है तो रोड निकलेंगे, वाहन चलाएंगे तो वो तो कहीं ना कहीं वो तो बस्ती की रोड है। वहाँ आज संज्ञान में आपके द्वारा लाई गई थी कि राशि निकालनी 6 महीने से अधिक हो गए, इनके द्वारा नाली निर्माण और पंचायत की बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं किया गया है और जो सड़क बनाई गई थी वो भी खराब हो गई है। तो ये कल ही जनपद सीओ से रिपोर्ट ली जाएगी कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है। यदि राशि निकाली तो उनके सरपंच सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं गई? आधार में तो नहीं लटकेगी। ये कल हम जिनसे चर्चा करने के बाद इसमें हम कुछ तथ्यात्मक आपको जवाब दे पाएंगे। सीमेंट डाल करके अत्थर पत्थर, ये नदी की बालू, ग्रामीण की अब नदी के बालू लगा करके बन के देखिए ना सर सब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्चस्व की लड़ाई में कुछ गुंडों ने दूसरे ग्रुप के गुंडों की पिटाई कर दी और वीडियो 2 साल बाद वायरल किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और आनन फानन में आरोपियों को पकड़ करके जेल भेजा गया है, लेकिन शहर में इनका आतंक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तोमर एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी भी। तोमर ने सभी सीटें जीतने का दावा किया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर के आए पूर्व विधायकों को चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री क्यों बना दिया, तो इस पर वो सीधा जवाब देने से बचते हुए नजर आए। विजय हासिल। अच्छा, पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए देर से ही सही जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। आज हरिद्वार डीएम सी रविशंकर के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी
हरवीर सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़ों और आश्रमों में अभियान चलाया गया और जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने मौके पर जाकर के डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम किया और फॉगिंग कर लोगों को डेंगू से निपटने की सलाह दी गई। सबसे पहले टीम यहां के निरंजनी अखाड़े पहुंची, जहां पर भारी मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन पर डे मतलब जो है कहीं ना कहीं डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए उसके लार्वा को मारने के लिए दवाई छिड़काव करा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और आज का डे ऑफिसर जो है मुझे बनाया गया था और समस्त अखाड़े, क्योंकि अखाड़ा संबंध में मेरी ड्यूटी ऑलरेडी है कुंभ मेला की वजह से, तो मैं सभी अखाड़ों में जो है तक कर चुका हूँ। और मैं क्योंकि एक अखाड़े में हमने स्वयं देखा कि काफ़ी लार्वा वहाँ पाए गए थे और लोगों से मैं महाराज लोगों से भी निवेदन करता हूं कि अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि इस लार्वा को जो है पनपने का मौका ना मिले। अखाड़ा पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके द्वारा स्वयं जो है हमारे साथ चल के दवाई का छिड़काव कराया गया। अखाड़े में सैनिटाइजिंग जो डेंगू की बुखार की संभावना हो रही है कोरोना के काल में, उन सब के लिए है जो आज अखाड़े में पूरा छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। पूरी टीम नगर पालिका की भी आपके देख रेख में यहाँ आई है, काम कर रही है। बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। और अखाड़ा इस चीज़ को बहुत ही है जो स्वीकार करती है कि ऐसे कार्य अखाड़ों में भी हो रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक अच्छा सुंदर कार्य कदम है, जिसको कि मतलब जो है अनेक प्रकार की लोगों की अपेक्षाएं थी और उसके लिए प्रशासन का मतलब हम लोग जो है शासन प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हृदय से जैसे कि रहा कि मतलब अनेक प्रकार का आपके सामने जो भी अधिकारी हैं को लेकर जो चल रहा है देश भर में, क्या है कि कुछ महाराष्ट्र के मुंबई में सायन हॉस्पिटल के पास पार्किंग में खड़ी कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी गैस लगी थी, जिसकी वजह से आग लग गई और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की गाड़ियों ने आग पर मशक्कत के बाद काफ़ी मशक्कत की गई, उसके बाद काबू पा लिया गया आग पर और फिलहाल किसी तरह की जनहानि का वहां से कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन कार जलकर के पूरी तरह से खाक हो गई। सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत के सभी 15 सभासद इस्तीफा देने डीएम ऑफिस पहुंचे और सदस्यों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही पंचायत अध्यक्ष पर गलत कार्यों के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया। सदस्यों ने डीएम से मिलकर शिकायती पत्र भी सौंपा। पार्षद हैं हम लोग, 12 निर्वाचित हैं और 3 मनोनीत हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम आज सभी लोग पिपरी नगर की समस्याओं के संदर्भ में यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपना जो सभासदों पर दिन प्रतिदिन विगत 3 वर्षों से निरंतर अनवरत तरीके से चेयरमैन के द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है। अपने मनमाने तरीके से उनका कार्य कराना, सभासदों से कभी राय नहीं लेना और जो कार्य उन्हें अच्छा लगता है वही कार्य अपने वोट बैंक के चक्कर में वो पूरा कार्य करते हैं। सभासदों की सदैव अनदेखी करना, प्रस्ताव पर दिए गए प्रस्ताव पे कार्य न कराना, प्रस्ताव रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं कराना। और बिहार के सारण में मशरक थाना क्षेत्र में बाजार क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर बरामदे में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा को सूचना दी और वहीं मौके पर पहुंचे थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और वहीं पहचान होते ही चौकीदार के माध्यम से घर पर सूचना दी गई और विश्वकर्मा मंदिर के आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक दिन भर लोगों के फेंके गए कबाड़ी का सामान चुनकर के थोक कबाड़ी के यहाँ पर बेचता था और उसी क्रम में मंदिर के पीछे जंगल की तरफ कबाड़ चुनने के लिए वो गया था और वहीं पर सांप ने उसे डस लिया, जिसकी पहचान उसके पैर पर बनी हुई दिखी और जिससे उसकी मौत हो गई है। और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
यूपी के बदायूं में बिसोली कोतवाली क्षेत्र के गांव धनुपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर के धारदार हथियार से लैस समुदाय विशेष के 12 से ज्यादा लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया और उन्होंने घर के अंदर मौजूद सभी लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इससे गांव में तनाव के हालात बन गए हैं और बवाल की सूचना पर एसपी देहात डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा कई थानों की पुलिस फोर्स को लेकर के मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस के अनुसार मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि 8 दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। ये बदायूं जनपद में बिसौली थाना क्षेत्र में धनुपुरा गांव का ये वीडियो है। इस संबंध में दो पक्षों में एक छोटी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी। इस संबंध में कल ही बिसौली थाने पर मुकदमा रेलेवेंट जो सेक्शन है। मध्य प्रदेश के रीवा कलेक्टर के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा में मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है और प्रशासन की कार्रवाई से पूरे शिल्पी प्लाजा में हड़कंप मच गया है। मास्क न लगाने वालों पर पुलिस ने अब शिकंजा कसते हुए 200 से लेकर 500 रुपए तक की चालानी कार्रवाई की है, जबकि दूसरी ओर रीवा कलेक्टर दुकानदारों को समझाइश देते हुए नजर आए और शिल्पी प्लाजा के एक मोबाइल की दुकान पर भी फिर से कार्रवाई की गई है। और बता दें कि कुछ दिनों पहले भी हुई कार्रवाई में मोबाइल की दुकान को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मोबाइल के दुकान संचालक गलतियों को दोहरा रहे हैं। कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में जो बाजार में बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन दुकानदारों ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई मास्क नहीं पहनने के कारण, डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के कारण। और ये कार्रवाई आज से लगातार जारी रहेगी। इसमें टीम बनाई जाएंगी जिसमें एक पुलिस का अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी मिलकर डेली किसी न किसी टाइम पर अचानक चेकिंग करेंगे और इस तरह की कार्रवाई करेंगे। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया और शिक्षक दिवस को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर छात्र शिक्षकों के प्रति अपना प्यार और सम्मान अलग अलग तरीके से जाहिर करते हैं। वहीं जिले में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया और शिक्षकों का सम्मान किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। शिक्षा में अमूल्य योगदान के लिए जिले के 2 सेवानिवृत्त प्राचार्यों को सम्मानित किया गया, जिसमें मॉडल स्कूल को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने वाले पूर्व प्राचार्य विजयकांत मिश्रा को उनके निवास पर जाकर के सम्मानित किया गया और डाइट रीवा की सेवानिवृत्त प्राध्यापक देवकी नायर को भी शिक्षा में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में पर्यटकों को कोविड के इस दौर में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में आई कमी से परेशान कैब ड्राइवरों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पर्यटकों को जानबूझकर नहीं बुला रही है। वहीं इसको लेकर के ड्राइवरों ने त्रिवेणी घाट पर सरकार का पिंडदान किया है और नाराज ड्राइवरों का कहना है कि त्रिवेंद्र राज में ड्राइवर 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और बावजूद इसके सरकार ड्राइवरों की माली हालत पर तरस खाने को तैयार नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में ड्राइवर आत्मघाती कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आज ये हमने डबल इंजन की सरकार जो डीरेल हो रखी है उसका पिंडदान करा है। उन्होंने बिल्कुल पर्यटन व्यवसाय को यहाँ उत्तराखंड में चौपट कर दिया है। पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल हताशा हो रखा है। ड्राइवर कंडक्टर जितने हैं भुखमरी के कगार पे, मालिक भुखमरी की कगार पे आ रखे हैं। किसी का कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल सब बेरोजगार हो रखे हैं और आगे उम्मीद भी नहीं है काम चलने की। यात्रा जो थोड़ी बहुत इन्होंने कहा था खोलेंगे, पहले 72 घंटे का कोविड टेस्ट था उसको बढ़ा के 96 घंटे कर दिया है। उसके बाद भी अगर आप भद्रकाली या आप तपोवन जाके देखेंगे, उन्होंने ये स्थिति कर रखी है कि किसी को जाने नहीं दे रहे। कोविड के बाद भी उनको लटका रहे किसी से। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के इलाकों में हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मंदिर में 5 लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर के पीठाधीश्वर पर हमला किया है और पीठाधीश्वर का आरोप है कि उनके 50,000 की नकदी भी वो लूट करके ले गए हैं आरोपी, और फोन भी उनका लूट लिया गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए त्र्यंबकनाथ दुबे ने सिटी ने उन्हें बताया है कि मामले में 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है और लूट का मुकदमा भी कायम कर लिया गया है। उनका कहना है कि जल्द ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक भैया, रात्रि का समय आप यहां से जाएं, तो हमसे भिड़ने का प्रयास किए, तो मैं मोबाइल के द्वारा मैं सूचित करना चाहा थाने में, लेकिन हमारा मोबाइल छीन लिए। छीनने के बाद में हमारे ऊपर डंडे से और भी कई प्रकार से वार किए, और बचत के लिए मैं अंदर गया तो हमारे पीछे हमारे आवास में प्रवेश कराए। वहाँ पे भी हमसे हाथापाई किए। हमारा बैग जिसमें पैसा हमारे थे करीब 50 के आसपास, वो लूट, जब यहाँ आवाज़ मैंने किया तो लूट कर भागे हुए। 50,000 के आसपास। देखिए, दिनांक 1/9/2020 को PS कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगरौर के हनुमान मंदिर में रात्रि लगभग 10:30 बजे कुछ अज्ञात लोग मंदिर में आकर के मंदिर के महंत से मारपीट किया, जिसके फलस्वरूप बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टी और खास करके प्रबुद्ध लोग भी चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड से पढ़े छात्र मनीष वरियर ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नई पार्टी वॉक्स बिहार के साथ चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है और बांकीपुर से अपना दावा भी सुनिश्चित किया है। मनीष वरियार ने शिक्षा, रोजगार और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना पर बात की। तो बांकीपुर तो मेरे लिए मतलब आप समझिए कर्मस्थली से, और जो आपकी जन्मस्थली है वहीं से आप लड़ना चाहेंगे, वहीं से आपका जुड़ाव है। जो लोग हैं, मुझे लगता है कि जहाँ से हिम्मत मुझे मिली है, बांकीपुर की जनता से ही हिम्मत मिली है, और इसी को मैं आगे बढ़कर चलना चाहता हूँ। आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले किन बातों पर ध्यान? मुझे लगता है कि मैं 3 बातों पर ध्यान दूंगा। एक तो शिक्षा पे ज़रूर ध्यान दूंगा। मुझे लगता है कि शिक्षा जो ने शिक्षक दिवस मनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के जींद में शिक्षकों का गुस्सा भी देखने को मिला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से हटाई गई 1983 शारीरिक अध्यापकों की बहाली करने और सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के विरोध के चलते अध्यापक दिवस पर हरियाणा के शारीरिक शिक्षक संघ और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो सभी संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन तेज कर देंगे। आज पीटीआई साथियों की ओर से पूरे हरियाणा में ये शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जाना था, जिसकी कड़ी में हमने पुतला फूंका है। और अब सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग ये है, एक तो इन साथियों की सेवा बहाल हो, और जो निजीकरण की रफ्तार तेज करके सरकार ने और उस रफ्तार पर रोक लगे, महकमे को बेचना बंद करे सरकार। अगर नहीं होता है तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और श्रम कर्मचारी संघ मिल। हरियाणा के करनाल में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल शनिवार को जिले में 146 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से एसबीआई की एक ब्रांच में 16 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। और वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटी हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब जिले में टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ा दिया है, जिससे बता दें कि जिले में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,737 हो चुकी है और एक्टिव केसों की संख्या 1,383 है और 2,310 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और वहीं 45 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड के विकासनगर डाकपत्थर की तरफ से आ रहा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर के शक्ति नहर में जा गिरा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे डाकपत्थर चौकी प्रभारी कुंदन राम ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि झूला पुल के पास शक्ति नहर में एक वाहन छोटा हाथी अनियंत्रित होकर के गिर गया है, जिसमें वाहन चालक समेत वो वाहन नहर में डूब गया है और वहीं जल पुलिस की रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया गया।
शिक्षक दिवस के दिन प्रदेश में नौकरी से बर्खास्त हरियाणा में 1983 पीटीआई टीचर्स नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के लगातार 80 दिनों से ज्यादा समय हो गया है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के करनाल जिले में 67 टीचर भी हर रोज जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीटीआई टीचरों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला सचिवालय के गेट पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फिलहाल पीटीआई टीचर्स कई बार सांसद और कई मंत्रियों को ज्ञापन देकर के अपनी बहाली की मांग कर चुके हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज हमने कमरपाल गुर्जर जी का पुतला किया है, क्योंकि हम भी शिक्षक रहे हैं 10 साल और 10 साल के बाद आज हमें सड़कों पे बिठा दिया गया है, बेकसूर होते हुए भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं भी हमें दोषी नहीं ठहराया, ये बोला है कि ये निर्दोष हैं, और फिर भी इस गूंगी बहरी गंदी निर्दयी सरकार ने हमें सड़कों पे बिठा दिया है। सर, हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो 1983 पीटीआई निकाले गए हैं उनको तुरंत प्रभाव। शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस हम स्कूलों में मनाते हैं, अच्छी तरह से मनाते हैं, रिस्पेक्टेड होके, और आज हम सड़कों पे बैठे हैं तो हमारे लिए तो आज ये काला दिवस है। किसका पुतला फूंका? शिक्षा मंत्री का फूंका सर, कमरपाल गुर्जर का। मांग यही है सर, हमारे तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, हमारी नौकरियां में वापस दी जाए। तो कब से हरियाणा के करनाल के हल्के इंद्री में पड़ने वाले गांव बयाना के सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जाने की घोषणा होने पर पूरे गांव और आसपास में खुशी का माहौल है। गांव बयाना के सरकारी स्कूल में अध्यापकों और गांव वासियों ने इस अवसर पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है और इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने यह कहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरे इंद्री हल्के में हमारे स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए चुना गया है। देखिए, इस इलाके की एक बहुत लंबी समय से इच्छा थी कि यहाँ एक बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बने, और गांव के लोगों के प्रयास से और अध्यापकों के प्रयास से आज ये प्रयास सफल हुआ है, और इससे इस गांव की एक बड़ी लंबी जो उनकी उम्मीद थी वो पूरी हुई है। और हमारा ऐसा मानना है कि इससे गांव का, इसके आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास होगा और इससे बच्चों को आगे बढ़ने का एक बहुत। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये जो बयाना स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल बना है, ये न केवल बयाना गांव के लिए बल्कि आसपास जितने 25-30 गांव हैं सबके लिए बड़े खुशी का विषय है, क्योंकि अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बन चुका है और यहाँ से इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बिल्कुल सस्ती दर पर यहाँ शिक्षा मिलेगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और इसके लिए जो है जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। हरियाणा के सिरसा में पिछले दिनों सफेद मक्खी और ब्लास्ट की बीमारी से नरमे कपास की खराब हो गई है फसल, और ऐसे में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए अब जिला प्रशासन ने सर्वे करना शुरू कर दिया है। दरअसल जिले के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ नरमे कपास की फसल खराब हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन अब सर्वे करने में जुट गया है। और वहीं कृषि विभाग के मुताबिक कुछ गाँवों में 15% ही नरमे यानी कि कपास की फसल खराब हुई है और उनके विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर के किसानों से जानकारी जुटा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूलाल ने यह बताया है कि कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक भी गांवों में जाकर के सर्वे कर रहे हैं, जिसके बाद उनसे रिपोर्ट लेने के बाद कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में नगर प्रशासन और पालिका प्रशासन की ओर से आईडीएच में बने भवन में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली करवाया जा रहा है, जिसका वहां पर रह रहे लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन पालिका और प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के संभल में अपराधियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जहां मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को दबोच लिया है, तो वहीं एक टॉप 10 अपराधी की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस ने 6 जुआरियों को भी दबोचने में कामयाबी हासिल की है। लगभग 28,000 नकदी भी बरामद उनसे की गई है और पुलिस की माने तो 10 नामजद समेत 8 से 10 अज्ञात जुआरी इस दौरान भागने में कामयाब भी रहे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में थाना पखानजूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहां पर हाथ लगी है और मछली व्यापारी को नक्सलियों के नाम पर डरा धमका के पैसों की मांग करने वाले 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मछली पालक ने उनसे ताल्लुक रखने वाले 2 व्यापारियों को फर्जी नक्सली बनकर के 5-5 लाख रुपए और 1 बोरी चावल की फिरौती को मांग रहे थे और साथ ही दोनों व्यापारियों को फोन करके धमकी दे रहे थे। फिलहाल आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में थाने में खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। जो भी फरियादी से किसी काम के लिए वो थाने अगर कोई जाता है तो उसकी मदद करने के बदले में रिश्वत ली जाती है। रिश्वत का वीडियो वायरल हो रहा है। मछड़ेहटा थाने में तैनात सिपाही जोगेश और उसके साथी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। मथुरा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हॉलीगेट चौराहे पर बेरोजगारी, लूट, हत्या, बलात्कार और महंगाई के विरोध में ताली और थाली बजाकर के सरकार को जगाने का काम किया है। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिशुपाल चौधरी ने यह बताया है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, केवल बातों का पुलिंदा साबित हुआ है और ये सरकार केवल भोली भाली जनता से वोट हासिल करती है, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं दी जाती। बेरोजगार पे घूम रहे हैं और मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जितने नौकरियां देने का वादा किया था, आज एक नौकरी उन्होंने नहीं दी है। आज पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, त्राई कर रहा है। ऊपर से उन्होंने महंगाई इस चरम आसमान पर सीमा पर कर रही है कि रोजगार के बिल्कुल नाम पे नहीं है। और आज आप देखो महंगाई के यूपी के अंबेडकर नगर में वृद्ध सासू मां को कलयुगी बहू ने दबंगों के साथ मिलकर पीटा है और फिर जेवर छीन करके फरार हो गई। दरअसल मामला जनपद के थाना अलीगंज ग्राम हिबूरी दाऊदपुर का है। यहां पर घटना उस समय हुई जब वृद्ध महिला अपने घर खाना खा रही थी। तब उसकी बहू ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर के अपनी सास के साथ मारपीट की, उसके साथ लूटपाट की और फिर मौके से तीनों फरार हो गए। वृद्ध महिला के बेटे ने मामले की शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी में सोनभद्र के ओबरा में क्रशर व्यवसायी के घर से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जिसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यह कार्रवाई ओबरा पुलिस और स्वाट टीम ने की है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 63,000 रुपए की नकदी, जेवर बरामद किए गए हैं और आधार कार्ड, ग्रीन कार्ड समेत और भी सामान बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दर्दनाक हादसा हुआ है। सेरीखेड़ी के पास बस और ट्रक में बीच वहां पर भीषण भिड़ंत हुई जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक मजदूर ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। दरअसल करीब 50 मजदूर बस में सवार होकर के ओडिशा के गंजाम जिले से गुजरात काम करने के लिए जा रहे थे और मंदिर हसोद इलाके में शेरीखेड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने लोगों के परिजनों को, जो मारे गए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए प्रावधान किया जाए और तुरंत नियम बनाए जाएं। अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जल्द दिलवाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें। और बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं और इस मामले में संजय रक्सेल ग्रुप की दबंगई भी सामने आई है। युवक को लाठियों से पीटा गया है जिसमें युवक की जमकर पिटाई की गई और इसके बाद पिटाई का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल घटना थाना गोमती नगर विस्तार की है, जहां पर देर रात बाइक सवार युवकों ने एक युवती से छेड़खानी की और गाड़ी में तोड़फोड़ की। दरअसल बैंक में काम करने वाली महिला को उसका सहकर्मी घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2 साल पहले इसी जगह से कुछ दूर विवेक तिवारी को पुलिसकर्मी ने महिला मित्र के साथ जाते समय गोली मारी थी। बिहार के दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव शाहनवाज कैफी ने परिसदन में पत्रकारों से बातचीत की है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश महासचिव शाहनवाज कैफी ने यह कहा है कि परीक्षा को लेकर के लोजपा ने बिहार के सभी जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हेल्पलाइन नंबर 9431086457, 930780, 9351 और 85398527 जारी किया गया है। और यह भी कहा गया है कि उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलित कार्ड खेलने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मायावती ने यह कहा है कि बिहार की सरकार प्रलोभन देकर के दलित और आदिवासी वोट के जुगाड़ में है। मायावती ने ट्वीट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सरकार एक बार फिर से SC/ST वर्ग के लोगों को अनेक आश्वासन देकर के उनके वोट बटोरने के जुगाड़ में है, जबकि अपने पूरे शासनकाल में इन्होंने इस वर्ग को घोर तरीके से अनदेखा किया है और कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, जिसके हिसाब किताब का अब समय है। बिहार के औरंगाबाद के घूरन बिगहा गांव में 10 वर्षीय चंदन के लापता होने से परिजन काफी परेशान हैं और बताया जा रहा है कि चंदन अपने घर से 3 सितंबर को बाजार के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं आया। चंदन के पिता ने यह बताया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पूरे परिवार के लोगों के दिल में एक अनजान भय बना हुआ है। और पिता ने यह बताया है कि उन्हें अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उन्होंने थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस भी चंदन को खोजने का भरपूर प्रयास कर रही है। यूपी के अयोध्या में पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फायरिंग में लुटेरे सिकंदर को गोली लगी है और क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। घटना थाना पटरंगा की आलियाबाद मार्ग पर हुई है और वहीं फरार चल रहे बदमाशों को भी पुलिस तलाश कर रही है और घायल बदमाश और सिपाही को CHC मुंबई में भर्ती करवाया गया है। भोजपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालू कारोबारी की हत्या में शामिल वांटेड सूरज पासवान और उसके साथी को पुलिस ने धर दबोचा है। उसकी गिरफ्तारी रोहतास जिले के डिहरी से हुई है और पकड़े गए अपराधियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और भोजपुर SP हरिकिशोर राय ने प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि छापेमारी कर सूरज पासवान के घर से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पंजाब के तरनतारण के जंडोके रेलवे स्टेशन के बाहर गोली लगने से मारे गए दर्शन सिंह के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है और वहीं जांच में सामने आए आरोपितों ने 10,000 रुपयों की लूट के कारण उक्त वारदात को अंजाम दिया था। और वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया है कि दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश कर 7 सितंबर के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उत्तराखंड में रुड़की के ओसपुर गांव में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में कार्यरत था और वो सुल्तानपुर से अपने घर जा रहा था। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में ओसपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल का एक टीचर है, उसका नाम है ओम सिंह चौहान।
तो ये सुल्तानपुर में जहाँ पढ़ाता है वहाँ से लेट नाइट करीब 8 साढ़े 8 बजे अपने घर के लिए चला था। तो घर के पास ही अज्ञात लोगों ने इसको गोली मार दी और इसके सीने पे गोली लगी है और जिससे इसकी मौके पे डेथ हो गई थी। अभी उसकी कोई जानकारी मिल नहीं पाई कि क्या रंजिश थी, किससे रंजिश थी। और करोड़ों रुपए के घाटे से चल रहे पानीपत बिजली बोर्ड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। करीब 2.5 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग पर बिजली बोर्ड का कर्ज बाकी है और वहीं पानीपत नगर निगम पर भी बिजली बोर्ड का लेन देन बाकी है। जब इस बारे में शहरी XEN से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है और साथ ही ये भी बताया कि नगर निगम ने भी बिजली बिल नहीं चुकाया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर NSUI कार्यकर्ताओं ने CM से पुलिस कांस्टेबल के वेतन ग्रेड पर बढ़ाने की मांग की है और दरअसल चित्तौड़गढ़ NSUI ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के निर्देश के बाद NSUI ने चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और पुलिस कांस्टेबल के वेतन ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं उनका कहना है कि कोरोना काल के समय सबसे ज्यादा सेवाएं पुलिसकर्मियों ने दी और उनकी ग्रेड पे मात्र 2400 है। उन्होंने मांग की है कि पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे बढ़ा करके 3600 की जाए। हिमाचल के कुल्लू में क्षेत्रीय अस्पताल का गायनी वार्ड कोरोना पॉजिटिव आने पर सील कर दिया गया है और वहीं 45 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड में भर्ती मरीज के पहले ही कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू अस्पताल के गायनी वार्ड में 31 अगस्त को एक महिला भर्ती की गई थी और इसी दौरान महिला की कोरोना टेस्ट लिए गए, जिसके बाद महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद से अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत वार्ड को सील कर दिया और उसे पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया। हरियाणा के रोहतक PGI में बायोकेमिस्ट्री विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफिस के सुरक्षा कर्मियों में मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं मामले पर ABVP ने VC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया है और निदेशक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने की और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की गई है। इस कोविड काल में ऐसा बर्ताव एक बुजुर्ग महिला के साथ इनकी गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है और महिला प्रोफेसर को मिलने को बुलाया गया और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पिटवाना एक दुखद घटना है। सामने आया है एक महिला प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री विभाग जिसके ऊपर डायरेक्टर हैं जो PGI के डॉक्टर रोहतास यादव, उनके द्वारा उनके स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनके कहने पर शारीरिक पड़ताल की गई, जिसमें उसके ऊपर काफ़ी चोटें आई हैं। ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, जिसका एक पहलू ही सभी के सामने रखा जा रहा है, लेकिन जो दूसरा पहलू है उसकी। वहीं टिहरी के गोरदी गांव में भालू ने मां बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जहां से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जानकारी के मुताबिक महिला बच्चे के साथ खेत पर काम कर रही थी और इसी बीच भालू ने अचानक से महिला पर हमला कर दिया। मां की चीख सुनकर के बेटा भी भालू को भगाने का बेटे ने प्रयास किया और इसके बाद दोनों की चीख सुनकर के गाँव के अन्य लोग वहां पर पहुंचे और किसी तरह से उन्होंने भालू को भगाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोविड मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और प्रबंधन उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। मरीजों को गर्म पानी, खाना, नाश्ता और ना ही सफाई की वहां पर व्यवस्था है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 को पार कर गई है। लोग ज़्यादा संख्या में होने के कारण से गंदगी को ये करेंगे। हमें एक आम जनता के रूप में जिस प्रकार से हम अपने घरों में बिना स्वीपर के हम अपने टॉयलेट साफ रखते हैं, फ्लश इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं, उस प्रकार से जो एक सार्वजनिक रूप से यदि हम रह रहे हैं तो एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल।